म्यूट रहेंगे। अतिथियों के स्वागत, विषय का थीम एवं मुख्य वक्ता के परिचय के लिए मैं डॉक्टर अशोक कुमार निराला जी से निवेदन करता हूं। सर प्लीज। थैंक यू। आयोजन के मुख्य संपादक, मुख्य संरक्षक डॉक्टर कृष्णकांत गुप्ता जी, प्राचार्य अग्रवाल महाविद्यालय बल्लभगढ़, संरक्षक प्रोफेसर सुनील गर्ग जी, रजिस्ट्रार जेसी बोस यूनिवर्सिटी YMCA फरीदाबाद, मुख्य वक्ता के रूप में पधारे डॉक्टर केशव देव शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर SD कॉलेज पलवल, और बहुत सारे छात्र छात्राएं जो कार्यक्रम में हमसे जुड़ रहे हैं, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रथम, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सर्वप्रथम डॉक्टर कृष्णकांत गुप्ता जी, प्राचार्य अग्रवाल महाविद्यालय बल्लभगढ़ को स्वागत करता हूं। आपके निर्देशन में हमारे कॉलेज को A++ का ग्रेड हासिल हुआ है। आप अत्यंत दक्ष और कुशल व्यक्ति हैं। आपकी पहचान एक कुशल व सुगढ़ प्रशासक की है। आप कई भाषाओं के ज्ञाता तथा हाजिर जवाबी में आपका कोई मुकाबला नहीं है। आपके निर्देशन में महाविद्यालय नित्य प्रति तरक्की कर रहा है। 150 से अधिक रिसर्च पेपर प्राचार्य महोदय के विभिन्न जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। प्राचार्य महोदय के बारे में अधिक कहना यह नहीं, उनके बारे में बात करना, उनके बारे में कहना सूरज को दीपक दिखाने की तरह है। आप कुशल प्रशासक हैं। संरक्षक प्रोफेसर सुनील गर्ग जी, रजिस्ट्रार YMCA बोस यूनिवर्सिटी को मैं स्वागत करता हूँ। वक्ता के रूप में लाइन में डॉक्टर केशव देव शर्मा जी, हिंदी विभाग, सनातन धर्म महाविद्यालय पलवल में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। आपके 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं, अनेक प्रशस्ति पत्र मिले हैं। मूल रूप से कवि हैं, लेकिन गद्य में भी विशिष्टता के ध्वजवाहक हैं। सरल हृदय हसमुख व्यक्ति हैं, डीलिट की उपाधि से विभूषित हैं। श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में उनकी विशिष्ट पहचान है। आपने हिंदी और इतिहास 2 विषयों में MA किया हुआ है आगरा विश्वविद्यालय आगरा से। PhD हिंदी विषय में की है, जिसका विषय है आधुनिक हिंदी उपन्यासों में वर्णित वर्ग संघर्ष। डीलिट की उपाधि आगरा विश्वविद्यालय आगरा से ली है। उनका विषय रहा है छायावादी काव्य का समाजशास्त्रीय अध्ययन। अनेक उपन्यास प्रकाशित हैं मौलिक कृतियों के तौर पर। संख्या जिनकी 20 से अधिक है, लेकिन कुछ के मैं नाम गिनाना चाहता हूं। आधुनिक हिंदी उपन्यास और वर्ग संघर्ष, एहसास उपन्यास है, इनका काफी प्रसिद्ध रहा है। कविता संग्रह में लोकराज पानी भर रहा है, यह व्यंग का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। 7 बरस 100 रंग काव्य संग्रह है, जिसमें जीवन के बहुत सारे रंगों के बारे में लेखक ने वर्णन किया है। और काव्य संग्रह है समय बोलता है। समय सभी के लिए एक बंजारा शतक है, जिसमें अनेक विषयों पर बहुत सारी कविताएं उन्होंने लिखी हैं और बहुत उनको प्रशस्ति मिली है। एक प्रसिद्ध उपन्यास और है, जो है दरिंदे और दरिंदगी। समाज में होती हुई जिस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं और जिस तरफ हम जा रहे हैं, निश्चित तौर पर वह ठीक नहीं, उसको सिलसिलेवार बहुत करीबी से देख करके बहुत सुगढ़ रूप से उन्होंने उपन्यास का रूप दिया है। और महत्वपूर्ण पुस्तक है छायावादी काव्य का समाजशास्त्रीय अध्ययन के मानव जीवन और पर्यावरण। महात्मा ज्योतिबा फुले के ऊपर भी उनके जीवन के संस्मरण उन्होंने लिखे हैं। लगभग 41 से अधिक शोध पत्र अभी तक प्रकाशित हो चुके हैं। इनके निर्देशन में अनेक छात्रों ने
PhD हासिल की है। ये तो छोटा सा विवरण है, लेकिन इससे अधिक बहुत सारी उपलब्धियां इनकी हैं। और मुझे जो CV मिला है वो 5 पेज का है। उसमें से मुख्य सी बातें मैंने ले ली हैं। बहुत सारी बातें हैं वो छूट रही। मैं विषय के ऊपर आता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस शिक्षा और संस्कृति, व्यक्ति एवं समाज दोनों को एक श्रेष्ठ गति देने का कार्य करती है। जिस प्रकार की संस्कृति के ध्वजावाहक कुछ संगठन हैं जो लगातार समाज को श्रेष्ठ बनाने के लिए, व्यक्ति की अभिरुचियों का संवर्धन करने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं, उनमें से ही एक बेहतर संस्थान है शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास। हम सभी शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के आभारी हैं, जिन्होंने हमें अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की प्रेरणा दी। हम नमन करते हैं। आज समाज में जितना परिवर्तन हो रहा है, हर घर में, हर जगह पर जीवन एक अखाड़ा बन गया है। इसी अखाड़े के बीच में बहुत सारे देशों की या विश्व की अनेक भाषाएं बेहद बड़े संकट से गुजर रही हैं। लगभग प्रतिदिन कोई न कोई एक भाषा मर रही है, उनका अंत हो रहा है। उसके पीछे है यह कि शक्तिशाली राष्ट्रों की भाषाएं ज्यादा प्रयोग में लाई जा रही है, क्योंकि उनका राजनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है, और जिसका राजनीतिक महत्व बहुत बड़ा हो जाता है फिर वही प्रभावशाली हो जाता है। इसी प्रकार से उदाहरण के तौर पर करें तो अंग्रेजी भाषा है जो शक्तिशाली राष्ट्र की भाषा है, संपूर्ण विश्व में बहुत जगह पर बोली जाती है। बहुत सारे लोग इसे बोल करके, इसमें बात करके अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते। अतः बहुत सारी भाषाएं मरने से बहुत सारे राष्ट्रों की संस्कृति भी छिन्न भिन्न होती है। इसलिए विविधताओं के पोषण की महती आवश्यकता है। उसमें अनेक भाषाएं हैं, 3000 से अधिक भाषाएं हैं, अनेक संस्कृतियां हैं। उन सभी का अपना अपना प्रसार होना चाहिए, ताकि अपनी अपनी संस्कृति का संवर्धन किया जा सके। 30 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने के पीछे भी एक विशिष्ट इतिहास है। इधर है साइड में। इसके बारे में हमें शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास से बेहतर सूचना मिली। हम आभारी हैं। 21 फरवरी 1952 के दिन ही ढाका विश्वविद्यालय, जगन्नाथ विश्वविद्यालय और ढाका चिकित्सा महाविद्यालय के अनेक छात्रों ने शहीद मीनार स्थल ढाका उच्च न्यायालय के बाहर तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश में बांग्ला भाषा को राष्ट्र की भाषा घोषित किए जाने हेतु आंदोलन किया था, जिसमें अनेक छात्र पुलिस की गोलियों के शिकार हुए। इसी घटना के निमित्त 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा यूनेस्को में 17 नवंबर 1999 में हुई। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी 2008 में उसे अपनी स्वीकृति प्रदान करी। इसके पीछे मंतव्य यही है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने के पीछे सोच यही है, संपूर्ण विश्व, सभी संस्कृतियां मिलकर के अपनी भाषाओं को और अपनी संस्कृति की विविधता है जो उसे पोषित करें। ये विविधता श्रेष्ठ है, अनेक प्रकार के रंग लिए हुए होगी तो निश्चित तौर से इसका सम्मान भी बढ़ेगा और स्वीकृति भी बढ़ेगी। इसलिए विश्व में बहुभाषिकता और बहुसांस्कृतिकता का संवर्धन होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की कोई भी भाषा हो, एक
रिक्शा चलाने वाले की भाषा हो या बहुत संभ्रांत व्यक्ति की भाषा हो, उसका अपना महत्व है। कोई भी व्यक्ति भाषाहीन नहीं होता, सभी की भाषा होती है। शब्दों की भाषा न हो तो शरीर की और मन की भी भाषा होती है। भाषा सभी की मातृभाषा जैसा ही महत्व रखती है, इसलिए हमें अपनी मातृभाषाओं को, मातृभाषाएं, उन पर हमें जोर देना चाहिए, उनका संवर्धन और संरक्षण करने की आवश्यकता है। बहुत सारी भाषाएं बड़े संकट से गुजर रही हैं, रोजाना मर रही हैं, लेकिन यह स्थिति भयावह हो सकती है जब एक दो प्रभावशाली राष्ट्रों की भाषाएं ही पूरे विश्व में चलने लगे तो हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा और हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम है वह पूरी तरह से या बहुत तरह से छिन्न भिन्न हो सकता है। इसके लिए निश्चित तौर पर हमें अपनी भाषाओं के संवर्धन की आवश्यकता है। यूं तो भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम है। कोई भी भाषा जीने का, सुसंस्कृत जीवन जीने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण होती है, लेकिन इसके लिए स्वभावतः सभी लोग सबसे पहले निश्चित तौर पर वही भाषा अपनाते हैं जो उनके समाज और परिवेश की भाषा होती है। दूसरे शब्दों में हम इसे अपनी भाषा या मातृभाषा कह सकते हैं। यही है वह जो अपनापन अपनी भाषा में है, कहीं और नहीं मिल सकता। बहुत सारे लोग जो हिंदी से पढ़े हैं, हिंदी पट्टी से आते हैं, अगर अंग्रेजी में बोलना भी होता है उन्हें तो पहले सोचते हिंदी में ही, लेकिन उसका ट्रांसलेट करके फिर वो अंग्रेजी में कहते हैं। हमारे परिवेश में दूसरे शब्दों में से आसानी से मातृभाषा ही कहेंगे, जो अपना अपनी भाषा में कहीं नहीं है, निश्चित तौर पर है। भाषा के सहारे हम स्वयं को पहचानते हैं, यह बड़ी बात है। भाषा के सहारे, इसलिए भाषा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इससे इस तरीके से जुड़े हुए हैं और इसी के माध्यम से हम दूसरों तक भी पहुंचते हैं। अपनी भाषा से दूसरों का अर्थ का मतलब है दूसरी भाषाओं तक भी पहुंचते हैं। भाषा का महत्व है, दूसरी भाषाओं का भी महत्व है, लेकिन अपने से प्रेम ज्यादा होता है तो हम पहचानने की कोशिश करते हैं, साथ ही उन्हें अपनी पहचान भी कराते हैं। एक भाषा दूसरी भाषा से मिलती है, संस्कृतियां मिलती हैं, मेल मिलाप होता है तो पर्यावरण, समाज का, राष्ट्र का, संपूर्ण विश्व का वह एक बेहतरीन दिशा की तरफ जाता है। छोटी सी भूमिका के उपरांत मैं प्राचार्य महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अपने उद्बोधन देते हुए, हमें आशीष देते हुए अपने श्रेष्ठ उद्बोधन करें। थैंक यू डॉक्टर निराला। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, जो कि 21 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है पूरे विश्व में, उसकी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलगुरु आदरणीय प्रोफेसर दिनेश कुमार जी, जो इस कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक भी हैं, किसी कार्य से उनको कहीं जाना पड़ा और वो हमारे साथ सम्मिलित नहीं हो पाए। डॉक्टर सुनील गर्ग जी, आप अधिष्ठाता हैं उसी विश्वविद्यालय में और इस कार्यक्रम के संरक्षक हैं। डॉक्टर केशवदेव शर्मा जी, जो मुख्य वक्ता हैं, आज हमारा ज्ञानवर्धन करेंगे विषय पर। डॉक्टर अशोक कुमार निराला, जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं और हमारे महाविद्यालय में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। उनकी दूसरी टीम, क्योंकि किसी कार्यक्रम को करने के लिए कई दिन पहले तैयारियां प्रारंभ करनी होती हैं, उसमें डॉक्टर रेणु महेश्वरी, जो एमए की क्लासेस में हैं और वहाँ के विभागाध्यक्ष हैं। डॉक्टर संतोष बिश्नोई जी, मैडम सिंगला, वो भी हमारे यहाँ हिंदी विभाग में हैं। यह कार्यक्रम जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद और अग्रवाल महाविद्यालय बल्लभगढ़
का एक संयुक्त प्रयास है, जिसमें विशेष रूप से मैं देख पा रहा हूं हमारे साथ डॉक्टर बांके बिहारी जी, जो शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का जो हरियाणा में जो गतिविधियां होती हैं शिक्षा से संबंधित, उसके आप संयोजक हैं। और माननीय जागेराम जी, जो एक आरएसएस के एक बहुत बड़े प्रचारक हैं और जो शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के कार्यों को देखते हैं, उनके निर्देशन में हमारा महाविद्यालय भी और विशेष रूप से डॉक्टर बांके बिहारी कुछ कार्य योजना बनाते रहते हैं और उन पर कार्य चलता रहता है। और मुख्य रूप से श्रोता के रूप में विश्वविद्यालय के शिक्षकगण और महाविद्यालय के शिक्षकगण और कुछ विद्यार्थी, सिलेक्टेड विद्यार्थी जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। डॉक्टर निराला ने बहुत ही विस्तृत रूप से अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की उपादेयता, कैसे प्रारंभ हुआ, क्यों प्रारंभ हुआ और क्यों इसे हमें मनाना चाहिए, इस पर बहुत विस्तृत प्रकाश डाला और हम सब ने सुना उनको। साहित्य के व्यक्ति हैं, दूसरों के लिए ही कहते हैं, बाकी वो भी बोलने में बहुत निपुण हैं। हमारे विद्यार्थी काल में साथी रहे हैं, तो उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन विश्वविद्यालय के साथ सामूहिक रूप से, संयुक्त रूप से किया है। जैसा कि उन्होंने बताया कि ये दिवस मनाया जाना चाहिए, इसकी शुरुआत बांग्लादेश में हुई। मातृभाषा पूरे देश में होनी चाहिए, किसी राज्य में होनी चाहिए, थोपी जानी चाहिए या लोगों को वॉलंटरीली इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो उनकी बात से ऐसा लगा कि संघर्ष बहुत पुराना है। दिवस भी मनने शुरू हो गए, मातृभाषा दिवस भी मनना शुरू हो गया। जब मैंने डॉक्टर निराला को कहा कि भाई अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाना है, तो एकदम से, क्योंकि अमूमन इसका ज्ञान बहुत सारे लोगों को नहीं है, तो उन्होंने कहा सर वो मनाते तो है मातृभाषा दिवस। मैंने कहा नहीं, एक अलग चीज है, और शायद मुझे भी बहुत पहले से इसका ज्ञान नहीं था। तो मैं आभारी हूं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का विशेष रूप से, और उनके राष्ट्रीय सचिव माननीय श्री अतुल कोठारी जी का, कि उन्होंने देश में ये एक अलग जगह रखी है। और उनका एक ही नारा है कि शिक्षा को बदलोगे तो देश बदलेगा। और दूसरा जो उनका नारा है, जो पंच लाइन है, कि मां, मातृभूमि व मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं। पहले हम ये तो सुनते थे कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी श्रेयस्कर हैं। दो के साथ एक तीसरी बात और जुड़ गई, मातृभाषा। क्योंकि जो जननी और जन्म भूमि है वो श्रेयस्कर कैसे बनेगी? मैं हमेशा कहता हूं कि द कैरेक्टर ऑफ ए नेशन इज द कैरेक्टर ऑफ इट्स रेजिडेंट्स, इट्स इनहेबिटेंट्स, इट्स पीपल। तो यदि हम मां की इज्जत करेंगे, यदि हम मातृभूमि की इज्जत करेंगे, तो वो कब करेंगे? वो केवल तभी हो सकता है कि जब हम अपनी मातृभाषा का भी संवर्धन करें, मातृभाषा के बारे में लोगों में रुझान पैदा करें, और जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है उनको जागरूकता भी प्रदान करें। तो एक संघर्ष जो 1952 में बांग्लादेश में चला, विद्यार्थियों ने बलिदान दिया, बात दूर तक गई। यूनेस्को में भी निश्चित रूप से इस पर चर्चा हुई होगी। 1999 में यह तय हुआ कि मातृभाषा दिवस मनना चाहिए, और 2000 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। तो मैं समझता हूं तभी से शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास से इस बात को पकड़ लिया, और विगत कई वर्षों से भारत देश में ही नहीं, क्योंकि यदि हम बात करें मातृभाषा और उसमें यदि हम हिंदी की बात करें, तो एकदम से हमारे मन में ये बात आती है कि शायद यह दिवस
हिंदी के लिए हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। डॉक्टर निराला भी ये बात कर रहे थे कि हमारी मातृभाषा हिंदी हो सकती है, किसी और देश की मातृभाषा अंग्रेजी हो सकती है, किसी और देश की मातृभाषा बांग्ला हो सकती है। तो ये जो दिवस है ये पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी को हम हिंदुस्तान तक ही सीमित रखें, क्योंकि जैसा कि चर्चा में आया कि हमारे देश की अपनी कला है, हमारे देश की अपनी संस्कृति है, हमारे देश की अपनी सभ्यता है, हमारी अपनी विरासत है, हमारे अपने संस्कार हैं, जिनको कि केवल भारतवर्ष के लोग ही नहीं अपितु संसार के सभी लोग उसको पसंद करते हैं, उनको ग्रहण करना चाहते हैं, उनको सीखना चाहते हैं। तो वो कैसे सीखेंगे? क्योंकि हर व्यक्ति विदेश से चल करके भारत में नहीं आ सकता। तो हमें उसके लिए इस तरह के दिवस मना करके अपनी मातृभाषा को अपने देश में उसका संरक्षण करें, अपना संवर्धन करें, और विदेश में जो हम भारतीय रहते हैं वो भी इसको एक बड़े पैमाने पर मनाएं और दूसरे लोगों को बताएं कि हमारी भाषा के, हमारी संस्कृति के, हमारी सभ्यता के क्या गुण हैं, क्या ऐसी बातें थीं कि हम कभी विश्व गुरु थे। तो मैं समझता हूं कि आजकल जो भी क्रियाएं और प्रक्रियाएं पूरे देश में चल रही हैं वो दोबारा से अपने भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने की और ये सब चीजें सक्रिय हैं, तो ऐसा मैं मानता हूं। और मैं कहीं पढ़ रहा था तो उसमें बच्चा जो है, बच्चा वो स्कूल गया तो अध्यापक से क्या बोलता है, वो 2 लाइन बड़ी एकदम से अपील करती हैं आपको। माँ का कहा मुझे जल्दी समझ में आता है, आप भी वैसे ही पढ़ाएंगे ना। अब देखिए बच्चे की एक्सपेक्टेशन टीचर से, क्योंकि बच्चा जो जब भी पैदा होता है और जब वो बोलना शुरू करता है, जब हमें बहुत अच्छा लगता है वो, तो सबसे पहले शायद उसके मुंह से माँ शब्द ही निकलता है और वो मातृभाषा में ही निकलता है। लेकिन हमारी कुछ मानसिकता ऐसी है कि यदि बच्चा कहेगा माँ तो हम कहेंगे नहीं बेटा मदर या मॉम कहना शुरू करो। बच्चा कहेगा पापा को तो वो कहते हैं नहीं बेटा फादर या डैड कहो, मतलब जिंदे आदमी को भी मार रहे हैं फादर को डैड कहलवा करके। तो इस तरह की जो मानसिकता है, इस तरह की जो हमारी एक हम ये गुलामियत की जो बू हमारे अंदर से आती है कि दूसरी भाषाओं को तो हम ग्रहण करें और अपनी भाषा को हम महत्व ना दें। तो मुझे लगता है इस तरह के दिवस जब हम मनाते हैं तो इन चीजों से लोगों को हम दूर लेके जाते हैं और अपनी भाषा के प्रति, अपनी मातृभाषा के प्रति लोगों में एक रुझान और जागरूकता पैदा करते हैं। तो आज ये जो दिवस मनाया जा रहा है ये मुझे लगता है उसी दिशा में एक सक्रिय कदम है। और आज एक बहुत ही उच्च कोटि के वक्ता हमारे साथ आज उपलब्ध हैं। हमने उनसे प्रार्थना की, निराला जी ने उनसे बात की। केशव देव जी पे तो हमारे कई अधिकार हैं, वो मेरे बड़े भाई की तरह भी हैं, हम एसटी कॉलेज में कोलीग भी रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे वहां से भगा दिया तो शायद कई बार ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाता है, वहां से आना शायद मेरे लिए अच्छा ही रहा। तो आप वहां पर बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और बाकी उनके जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें निराला जी ने आपको बताई। उसके अलावा जो एक चीज है कि वो एनसीसी ऑफिसर भी हैं, वो केवल शिक्षा में ही योगदान नहीं देते, राष्ट्र निर्माण में और कैसे बच्चे उसमें सक्रिय भूमिका अदा कर सकते हैं। और उनके बहुत सारे कैडेट्स, हमारी जो सेनाएं हैं, जो रक्षा के क्षेत्र में जो डिफरेंट हमारी विंग्स है, नेवल है, चाहे आर्मी है, चाहे एयरफोर्स है, तो उनके पास आर्मी है और उसमें बहुत सारे बच्चे वहां से उनका चयन हुआ है और गए हैं। तो आपका जो योगदान है राष्ट्र निर्माण में, जो आपका योगदान है वो बहुत ज्यादा है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आज हमें उनको सुनना है और इससे पहले कि निराला जी ही बुलाएं, मैं ही अपना काम कर देता हूं कि जो संरक्षक हैं हमारे बड़े भाई आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर सुनील गर्ग जी, मैं चाहूंगा कि इससे पहले कि मुख्य वक्ता हमें संबोधित करें, हम आपके आशीष वचन, क्योंकि आप तो मेरे से बड़े हैं, तो आपके आशीष वचन मैं भी लेना चाहूंगा और जो भी इसमें श्रोता जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में वो भी आपको सुनना चाहेंगे। तो मैं निवेदन करता हूं आदरणीय डॉक्टर सुनील गर्ग जी से कि आप भी हम सबको संबोधित करें। भाई साहब सुनील। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आशा है सबको मेरी आवाज आ रही होगी। जी, यू आर ऑडिबल। सबको बहुत नमस्कार। आज अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, जो कि संयुक्त रूप से अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ व जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद द्वारा मनाया जा रहा है। इसके आयोजन के लिए दोनों संस्थाओं को
बहुत बहुत धन्यवाद तथा शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको विदित है कि सन 1919 में यूनेस्को द्वारा अप्रूव होने के बाद वर्ष 2000 से लगातार ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जा रहा है। इसके पीछे मुख्य कारण रहा कि दुनिया भर में तकरीबन 6000 भाषाएं थी, जिनमें से ज्यादातर 43% भाषाएं विलुप्त होने की कगार पर हैं या हो गई हैं। चाहे आंदोलन वो बांग्लादेश से शुरू हुआ, पर ये लंबे समय से चल रहा था, क्योंकि भाषाओं का संस्कृति के ऊपर सीधा प्रभाव है। भाषाओं का विलुप्त होना मतलब हमारी संस्कृति धरोहर भी धीरे धीरे नष्ट हो रही थी, क्योंकि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए यूनेस्को द्वारा ये प्रस्ताव पारित हुआ और ये सन 2000 से लगातार मनाया जा रहा है। और भारतवर्ष की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी है, उसमें भी भारतीय भाषाओं के प्रचार व प्रसार व पहचान दिलाने का प्रावधान किया गया है। आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं जेसी बोस विश्वविद्यालय के कुलगुरु श्री दिनेश कुमार जी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। वो किसी कारणवश यहाँ पर नहीं उपस्थित हो सके। आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर केशव देव शर्मा जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं एसडी कॉलेज पलवल में, उनका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे साथ जुड़े। मैं यहाँ पर उपस्थित शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के डॉक्टर बांके बिहारी जी व अपने छोटे भाई डॉक्टर कृष्ण कांत जी, जो कि प्रधानाचार्य हैं अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ के, जिनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए, उनका यहाँ पर आने के लिए स्वागत व धन्यवाद करता हूँ। साथ में ही मैं आज के इस आयोजन के लिए मुख्य रूप से डॉक्टर अशोक निराला जी, जो कि अग्रवाल कॉलेज में प्राध्यापक हैं, लेखक भी हैं, कवि भी हैं, उनका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज का ये आयोजन बहुत सक्सेसफुल रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं बहुत से अधिक पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर चुके मीटिंग को, पिन ड्रॉप साइलेंस है, सब सुनना चाहते हैं, तो मैं मुख्य वक्ता के तौर पर पधारे डॉक्टर केशव देव शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि बच्चों की जिज्ञासाएं और हमारी सबकी जिज्ञासाएं मातृभाषा को लेकर जो हैं, उन्हें सिलसिलेवार आप पूर्ण करेंगे। आपका अभिनंदन, स्वागत है। आपके उद्बोधन के लिए हम सभी उपस्थित हैं। धन्यवाद डॉक्टर अशोक निराला जी। सबसे पहले मैं भाषा संस्कृति न्यास के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे अपने विचार रखने का एक मंच प्रदान किया। और इसके बाद सर्वप्रथम अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ के यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर कृष्ण कांत गुप्ता जी, जिनकी ख्याति न केवल विज्ञान के क्षेत्र में अपितु साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी वो अपनी विशेष छाप और पहचान रखते हैं, हमारे लिए गौरव की बात है। उनके प्रति नमन। आज जेसी बोस विश्वविद्यालय फरीदाबाद के कुलगुरु डॉक्टर दिनेश जी, पैटर्न रजिस्ट्रार जेसी बोस यूनिवर्सिटी सुनील गर्ग जी,
और बिहारी जी, प्रिय छात्रों, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की जो कल्पना भले ही ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों के संघर्ष से प्रारंभ होती है, परंतु हम उस योगदान को नहीं भूल सकते जो कभी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 2 पंक्तियां लिखते समय सोचा होगा और माना होगा। उन्होंने कहा था कि निज भाषा उन्नत है, सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटतन ही को शूल। हम जिस विचार अभिव्यक्ति की बात करते हैं, भाषा जो विचार विनिमय का काम करती है, वह जरूर निजता की बात करती है, क्योंकि मैं में और निज में अंतर है। अपना जो मेरे संस्कार हैं, मैंने जो अपने समाज से, अपनी भूमि से, अपनी मातृभूमि से जो ग्रहण किए हैं, उन्हें मैं दूसरों के सम्मुख अपनी भाषा में जितनी स्पष्टता के साथ रख सकता हूं, उतना शायद मैं दूसरी सीखी हुई भाषा के माध्यम से सहज और प्रभावात्मक ढंग से नहीं रख सकता। हम जब 3 तिथियों की बात करते हैं, एक तिथि है 21 फरवरी 1952, एक तिथि है 17 नवंबर 1999 और एक तिथि है 21 फरवरी 2008। एक से संघर्ष शुरू होता है ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पर, दूसरे से मान्यता मिलती है, तीसरा एक ऐसा जो अंतरराष्ट्रीय हमारा जो भाषा वर्ष मनाने की परंपरा शुरू होती है। जब भी हम कोई भी एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से संबंध स्थापित करना चाहता है, तो संबंध बनाने के लिए चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो या फिर राजनयिक, एक ऐसी भाषा की आवश्यकता होती है कि जो ज्ञान विज्ञान के साथ साथ परस्पर समाज संस्कृति के विविध रंगों, विचारों, मूल्यों, मान्यताओं, परंपराओं, चिंतन, अवधारणाओं को विनिमित अर्थात आदान प्रदान करने, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जुड़ने, व्यापकता लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय भाषा की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। ज्ञान प्राप्ति के लिए मातृभाषाओं में ज्ञान की प्रस्तुति आवश्यक है और इसके लिए मातृभाषाओं को महत्व दिए जाने की जरूरत है। जब भी हम एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से जोड़ने की संकल्पना मन में लाते हैं, तब सबसे पहले भाषा का सवाल हमारे मन और बुद्धि में आता है। पढ़ने, सुनने, समझाने, पढ़ाने, लिखने, पढ़ने, सभी में भाषाई समन्वय आवश्यक है। हम जब एक अपना संबोधन करते हैं, तो हमें जरूर तय करना होता है कि मेरे सम्मुख श्रोता या विद्यार्थी या विद्वान जो बैठे हुए हैं, उनका अपनी भाषा का स्तर क्या है। अगर मैं उनकी भाषा के स्तर का सम्यक पालन नहीं करता हूं, तो मेरा जो उद्देश्य है, उसे उद्देश्य पूरा होने में कहीं ना कहीं रुकावट आएगी, अड़चन आएगी और मैं जिन विचारों को, जिन भावों को सामने वालों के सम्मुख रखना चाहता हूं, शायद मैं कहीं ना कहीं उसमें चूक जाऊं। ध्येय को पूरा करने में कठिनाई तो आएगी ही, क्योंकि ध्येय और लक्ष्य दोनों में थोड़ा अंतर हो जाता है। तो मैं जिस ध्येय को लेकर के अपनी बात रख रहा हूं, अगर मेरा भाषाई समन्वय, भाषाई तालमेल, भाषाई संवहन उस कोटि का नहीं होगा, उस स्तर का नहीं होगा, तो शायद मेरा लक्ष्य भी, जिस लक्ष्य को मैं पाना चाहता हूं, जिन विचार प्रस्तुतियों के माध्यम से, उसे पाना सहज और सरल नहीं हो। देखिए, इस संदर्भ में जब हम बात करते हैं, तो हमें लिखित भाषाओं के साथ साथ सांकेतिक भाषाओं का भी हमें ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जितना महत्व या जितनी दिशा, जितनी गति मातृभाषाओं ने दी है, उतने ही क्षेत्रीय भाषा संकेतों ने भी हमारे विचारों को एक दूसरे को सुनने और समझाने में प्रस्तुत किया है। यह सही है कि विकसित देशों की भाषाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक चर्चित रही हैं। खासतौर से आप देखते हैं कि हम जब अंग्रेजी की बात करते हैं, फ्रेंच की बात करते हैं, लेकिन उनमें से एक उदाहरण हमें यह भी ध्यान रखना है कि जब देववाणी संस्कृत
कोई भी चीज हमारे साथ नहीं पाती। भारत में जो 2 आंकड़े आए हैं 2001 तक, जहां 1635 मातृभाषाएं थी, आज आप देखिए उनकी स्थिति 1365 मातृभाषाएं रह गई हैं। वहीं विश्व भर में उपलब्ध आंकड़ों की बात मैं कर रहा हूं कि जब हम उपलब्ध आंकड़ों को देखते हैं तो 6900 मातृभाषाएं हैं। 10 ऐसी भाषाएं हैं जो सर्वाधिक प्रयुक्त होती हैं, जिनमें जापानी, अंग्रेजी, रूसी, बांग्ला, पुर्तगाली, अरबी, पंजाबी, मंदारिन, हिंदी और स्पेनिश हैं। कहने का मेरा अभिप्राय है कि हम जिस भाषाई विविधता के माध्यम से विविध सांस्कृतिक स्वरूपों को आगे पहुंचाना चाहते हैं, तो वो तभी संभव है जब हमारी मातृभाषाएं जीवंत रहेंगी। अब देखिए कि पिछले 20 वर्षों में ही आप भारत का आंकड़ा देखें कि जहां लगभग 1700 के आसपास हमारी मातृभाषाएं थी, वो आज 20 वर्ष में, 2001 की गणना देखिए और 2020 की गणना देखिए, लगभग 300 मातृभाषाएं मृत स्थिति में चली गई, मतलब धीरे धीरे प्रयोग से बाहर होती चली गई। इसको हम एक दूसरे विचार में देख सकते हैं कि पिछले 1 वर्ष के अंदर आप देखें कि बहुत सारी भाषाओं के शब्द ऐसे हमारे सामने आए जो हमारी मूलभूत मातृभाषा के शब्द थे, वो थोड़ा पीछे की ओर छूटते चले गए हैं। और जब जब विकास होता है, चाहे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, या जब हम दूसरे देशों के साथ जुड़ते हैं, तो स्वाभाविक है कि वहां की मातृभाषाओं के शब्द हमारी मातृभाषाओं में मिलते चले जाते हैं। कई बार ये सवाल उठता है कि ये मातृभाषा है क्या? मातृभाषा की हम बात क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारे मूल संस्कार हैं, हमारे जो अपने भारतीयपन के संस्कार हैं, मैं भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूं, अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं तो उन देशों की अपनी मातृभाषाएं हैं। सबसे बड़ी जो स्थिति आती है वो आदिवासी क्षेत्रों की है। जैसे छत्तीस हमारे भारत के वर्षों के संदर्भ में देखें तो छत्तीसगढ़ की या उड़ीसा की जो मातृभाषाएं हैं वो बहुत धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही हैं। कुछ आंकड़े तो यहाँ तक कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी मातृभाषाएं हैं जिनके प्रयोक्ता यानी बोलने वाले लोग, उनकी संख्या लाखों में ही रह गई है, यानी करोड़ों में नहीं, लाखों में है। मातृभाषा हमें न केवल संस्कार और व्यवहार सिखाती है, आप तो हमारे अतीत से जोड़ने का काम भी करती है। यही कारण है कि हम जब मातृभाषा की बात करते हैं तो हम उस मातृभाषा के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए न केवल सजा संवार कर रखते हैं, अपितु निरंतरता प्रदान करते हैं। और जब हम आज उदाहरण मिलता है कई बार कि जब हम अपनी मातृभाषा की बात करते हैं तो हमें एक हीनता की सी प्रवृत्ति हमारे बीच में आने लगती है। हमें लगता है कि जब हम विकसित देशों की भाषाओं का प्रयोग करते हैं या उनकी मातृभाषाओं का प्रयोग करते हैं तो हम बहुत बड़े लोग हो गए हैं, हमारा पद जो उच्च हो गया है, जबकि हम अपनी जड़ों से कट करके हमारे अंदर एक ऐसी भावनाएं जन्म लेने लगती हैं जैसे कि मैं तो सामने वाले के सम्मुख हीन हूँ, मैं तो उसके सामने अपनी बातों को रख नहीं सकता, मेरी भाषा इतनी सशक्त नहीं है, मेरी भाषा इतनी समर्थ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज आप देखिए कि हमारी जो सरकारें हैं, खासतौर से भारत के संदर्भ में आप देखें तो दोबारा से कोशिश की जा रही है कि जो चीजें मातृभाषाओं के माध्यम से कुछ चीजों को पढ़ाया जाए ताकि लोग अधिक से अधिक उन विचारों को, उन अनुसंधानों को, उन शोध निष्कर्षों को समझ सकें जो केवल तकनीकी शब्दावली में बंद करके रह जाते हैं। क्योंकि जो तकनीकी या प्रशासनिक या राजकीय जो शब्दावलियां हैं वो अपने ध्येय को तो पूरा करती हैं, लेकिन जब वो सामान्य जन के पास पहुंचती हैं, उस भूभाग में पहुंचती हैं जहां भूभाग में शिक्षा का स्तर उतना उच्च कोटि का नहीं है, वहां पर वो शब्दावली को समझने के लिए विकट मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है, बौद्धिक विलास करना पड़ता है, शब्दकोशों की खोज करनी पड़ती है। जबकि अगर उन्हीं चीजों को मातृभाषाओं के माध्यम से प्रयोग किया जाए तो हम सहज भाव से उन चीजों को सुन समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए कि जो भी कोई भी राज्य है जहां की कोई एक निश्चित मातृभाषा नहीं है, हम अपने छोटे से राज्य हरियाणा के संदर्भ में बात कर सकते हैं कि एक तरफ ब्रज है, एक तरफ मेवाती है, एक तरफ अहिरवाटी है, एक तरफ बागड़ी है, तो एक छोटे से भूभाग में ही इस तरह फिर हरियाणवी आ जाती है, फिर कौरवी आ जाती है। तो
9-10 मातृभाषाएं, जबकि हमारी हिंदी मूल बोली है, भाषा है, लेकिन हिंदी मातृभाषा के साथ साथ ये जो मातृभाषाएं हमारी, जो हमें ये बताती हैं कि हम विविधता में एकता का भाव रखते हैं। हिंदी हमारी एक है, लेकिन हिंदी एक होते हुए भी मातृभाषाओं के रूप में विविधता को सजे हुए है। इसी संदर्भ में हम और भी बातें आप कर सकते हैं कि जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है जिसे स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो वह जब 2 भाषाओं के बीच में झूलता है, एक तरफ उसकी मातृभाषा है जो उसे घर और परिवार के भीतर सुनने और समझने को मिलती है, और दूसरी वह भाषा है जो उसे स्कूल में, कॉलेज में उसे पढ़ाई जाती है। तो कई बार उसमें सामंजस्य, समन्वय बैठाते समय उसे कई चीजों से गुजरना पड़ता है। उदाहरण के लिए आप देखें कि मातृभाषा कैसे मनुष्य के सांस्कृतिक उत्थान में काम करती है, कि जब हम हरियाणा की रागनी की बात करते हैं, भजन की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की रासलीला, रामलीला की बात करते हैं, जनपद साहित्य की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य की बात करते हैं, केरल के सुंदर संगीत की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि ये मातृभाषाएं हमें हमारे विकास में, हमारे व्यक्तित्व के बहुआयामी स्वरूप को दुनिया के सामने रखने में सक्षम हैं। और इसी संदर्भ में हम आप देखें कि हर एक देश की, हर मातृभाषा की अपनी एक अनूठी अलग पहचान होती है। और उसकी जो, जब हम चिल्लर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, खुदरा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, देखिए जब मराठी में चिल्लर आता है वो भी खुले पैसे की बात करता है, खुली की बात करता है। हमारा जो खुदरा शब्द है वो भी प्रयोग करता है, रिटेल अंग्रेजी का शब्द है वो भी वही बात करता है। तो ये जो चीजें हैं कि कैसे मातृभाषा, लेकिन जो मराठी व्यक्ति जब अपनी बात को कहता है चिल्लर के रूप में, तो वो जितना चिल्लर कह के खुश होता है उतना वो रिटेल कह के खुश नहीं हो पाता। हर जो मातृभाषा है वो अपने भोजन का विशेष नाम रखती है, अपनी संस्कृति की अलग पहचान रखती है, अपने संगीत की अलग सुर रखती है, अपने नृत्य के जो सारे गामा धानी पा की जो स्वर लहरियां हैं उनका अलग तरह से निनाद करती है। कहने का मेरा अभिप्राय है कि अगर हम अपनी मातृभाषाओं को, चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई भी भाषा, कोई भी कम या ज्यादा नहीं है, प्रयोगता कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन उनका महत्व तो किसी का न किसी से ज्यादा है और न किसी से कोई कम है। और यही कारण है कि अगर हम जब तक विविधता का सम्मान नहीं करेंगे, विविधता का सम्मान केवल धर्म के रूप में नहीं, केवल जाति के रूप में नहीं, भाषा के रूप में भी, मेरी भाषा मेरा गौरव बने, दूसरे की भाषा दूसरे का गौरव बने, अगर हम इस मार्ग पर चल पाएंगे तो हम मानवता की बहुत बड़ी सेवा कर पाएंगे, जिसकी कि आज भारत को नहीं पूरी दुनिया को सहज सतत जरूरत है। पिछले कुछ वर्षों में देखें कि हमने तमाम प्रजातियों की बातें की, चाहे वो अमेरिकन प्रजातियां हैं, चाहे वो एशियाई प्रजातियां हैं, चाहे वो अफ्रीकन प्रजातियां हैं। सभी समाज और संस्कृतियां अपनी अपनी मातृभाषाओं को बचाने के लिए निरंतर प्रयासहीन है, और प्रयास होना भी चाहिए, क्यों ना हो, क्योंकि हमारा अस्तित्व तभी तक सुरक्षित है जब तक हमारी मातृभाषाएं सुरक्षित हैं। अगर हमारी मातृभाषाएं मिट जाएंगी तो हम दूसरों का नकाब ओढ़ करके हम अपनी भाषा की सच्चे अर्थों में सेवा नहीं कर पाएंगे। कहने का मेरा जो अभिप्राय है कि मानव जाति ने जितनी सहजता, प्रभावात्मकता से अपने ज्ञान और अनुभव को अपनी मातृभाषा के माध्यम से दूसरों के सम्मुख रखा है, शायद उतना सीखी हुई अन्य भाषा में नहीं। भाव संप्रेषण और विचार अभिव्यक्ति दोनों चीज समझिए। भाव संप्रेषण यानी मैं अपने विचारों को जो दूसरों के पास पहुंचाना चाहता हूं, और विचार अभिव्यक्ति जिसका मुझे ज्ञान है और मैं उस ज्ञान को दूसरों के सम्मुख रखना चाहता हूं, तो मातृभाषा भी उसमें अहम भूमिका का निर्वहन करती है। क्योंकि जब मैं सोचता हूं कुछ भी, किसी भी भाषा में सोचता हूं, लेकिन कहते समय मेरा ये प्रयास होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बातें अपनी मातृभाषा में दूसरों को समझा सकूं। और क्योंकि मैं तभी समझा पाऊंगा क्योंकि उसके लिए मेरे पास एक भाव मंडल है, एक शब्द भंडार है, जिस शब्द भंडार के माध्यम से मुझे दूसरों के कहीं भी शब्दों की तलाश नहीं करनी पड़ती। विश्व सभ्यता और संस्कृति को एक देश से दूसरे देश तक प्रचारित प्रसार करने में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो योगदान दिया है उसका भी हमें ध्यान जरूर रखना होगा, क्योंकि वह अपनी भूमिका को निरंतर समझता है और निरंतर ऐसे प्रयास करता है जिस प्रयास पर चलकर वह अधिक से अधिक
लोगों को जागरूक कर सके और बता सके कि दूसरों पर तो गौरव करिए, लेकिन निज गौरव को मत भूलिए। कोई दूसरा का ज्ञान अधिक हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास कम ज्ञान में अपनी भाषा, सशक्त भाषा है, तो आप अपनी सशक्त भाषा के माध्यम से कम ज्ञान को भी अधिक ज्ञानवान से अधिक प्रभावशाली ढंग से दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए, आज मूल्यों की बात है। मूल्य संरक्षित कब रह पाएंगे? मूल्य संरक्षित तभी रह पाएंगे जब हम अपनी मातृभूमि से, मातृभाषा से जुड़े रहेंगे। हम जिन अच्छे सदविचार, सदाचार की बात करते हैं, वह सांस्कृतिक नीति का एक अंग है। क्योंकि कोई भी न्यास, कोई भी सरकार, कोई भी संगठन, चाहे वो यूएनएसको है, वो भी अपनी जो एक उद्देश्य लेकर चला है कि मैं एजुकेशनल, सोशियो कल्चरल, यानी भाषाई सांस्कृतिक विकास में दुनिया की भूमिका के साथ चल सकूं, तो तभी चल पाएगा जब सभी लोग, सभी मातृभाषा के प्रयोक्ता अपने अपने लक्ष्य को साथ लेकर चलेंगे और अपने कर्तव्य, यानी जहां एक तरफ साथ प्रयोग की बात है, वहां अपना कर्तव्य भी कि मैं उसको संरक्षित करने में, उसे संवर्धित करने में, उसे आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान जो मैं हर संभव दे सकता हूं, हमें देना चाहिए। यहाँ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बहुभाषावाद किसी विकास में अड़चन नहीं है। हम कई बार ये सोचने लग जाते हैं कि जो बहुभाषा है या बहु मातृभाषाएं हैं, फिर अपनी पहचान एक कैसे रह पाएगी? नहीं, उसी तरह रह पाएगी कि जैसे हम विविधता में एकता का भाव संपोषित करते हैं। भाषा किसी समुदाय को, उसकी संस्कृति का प्रतिनिधित्व भी करती है और प्रतिबिंबन भी करती है। जब हम जिस तरह की भाषा प्रयोग करेंगे, उस भाषा से उसकी संस्कृति का भी हमें सम्यक स्वरूप अध्ययन प्राप्त होता है। इसलिए हमें भाषा विविधता की मजबूती देनी है, भाषाओं को एक ऐसा नया जीवन देना है जो हमारी बहुभाषिकता, बहुसांस्कृतिकता और बहुधार्मिकता के बीच एक मानव, श्रेष्ठ मानव, जिसे हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्मवाद कहा था, एकात्म अध्यात्मवाद कहा था, वह हमारा तभी स्वरूप होगा जब हम सबको मानेंगे, सब हमको मानेंगे। यह मेरी कोई निजी राय नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी मत को या किसी विचार को आप के सम्मुख रख करके मैं अपने को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश नहीं। यह हमारा कदम कदम पर आप देखिए कि हमारे हिंदी साहित्यकारों ने समय समय पर एक तथ्य रखा था दुनिया के सामने, और वो तथ्य था, फिर मैं जहां से मैंने शुरुआत की थी अपनी बात की, आधुनिक कवि भारतेंद्र हरिश्चंद्र से, उन्हीं की दो उदाहरणों के साथ मैं अपनी बात को पूर्णता की ओर ले जाना चाहूंगा कि निज भाषा उन्नत बिना, निज भाषा उन्नत बिना कबहू न हुए है सोय, लाख उपाय अनेक यूं भले करो किन कोय। दूसरा उदाहरण है कि एक भाषा, एक जीव, एक मत सब घर के लोग, तभे बनत है सबन सो मिटत मूढ़ता सोग। कहने का अभिप्राय है कि मैं बार बार निज शब्द पर बल दे रहा हूं। निज का अर्थ कहीं में मैं नहीं हूं। निज का अर्थ है जो जहां है सब महत्वपूर्ण है, सभी का योगदान है, सभी की श्रेष्ठता है, सभी की उत्तमता है। और यह एक और भी है, आप कितने भी बड़े विद्वान बन जाएं, लेकिन जब तक आपको संतुष्टि नहीं मिलती, जब तक अपने ज्ञान की बात आप अपनी भाषा में नहीं रखते, क्योंकि उसे रखते समय आपके पास विचारों की विशालता, व्यापकता आती चली जाती है। तो वो कहते हैं, लिखा है कवि ने कि निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात, निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात का अभिप्राय है कि ज्ञान तभी अधिक प्रचारित प्रसारित होगा जब हम अपनी मूल भाषा, अपनी जड़, अपने जुड़ाव को ध्यान रखेंगे। और मैं अंत में अग्रवाल कॉलेज महाविद्यालय के प्रति, विशेष तौर से प्राचार्य डॉक्टर कृष्ण गुप्ता जी के प्रति और अपने भाई अशोक निराला जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने आप सबके सम्मुख मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
धन्यवाद डॉक्टर केशव देव जी। आपने जिस प्रकार सारगर्भित, साथ साथ में विस्तृत और बेहद सार्थक व्याख्यान दिया, हम सभी, हमारे छात्र छात्राएं जो जुड़े हुए हैं वे भी निश्चित तौर से लाभान्वित होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं डॉक्टर संतोष विश्नोई से आग्रह करता हूँ। संतोष विश्नोई। नमस्कार, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद देने की भूमिका में मैं आज आप सभी को अग्रवाल महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं डॉक्टर संतोष विश्नोई सबसे पहले शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिनके निर्देश के बाद इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग जी, रजिस्ट्रार जेसीबी यूनिवर्सिटी YMCA, सर आपका हृदय की गहराइयों से महाविद्यालय परिवार की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय से समय निकालकर हमारे बीच पधारे। सर आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं आभार। मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित रहे डॉक्टर केशव देव शर्मा सर, आपको भी महाविद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने अपने विद्वतापूर्ण व्याख्यान से हम सबको प्रभावित ही नहीं किया, बल्कि हम उनके व्याख्यान से लाभान्वित भी हुए। सर बहुत बहुत आभार। महाविद्यालय परिवार के सशक्त स्तंभ, आदर्श व्यक्तित्व के धनी हमारे प्राचार्य जी डॉक्टर कृष्णकांत गुप्ता जी का भी बहुत बहुत आभार, जो मार्गदर्शक के रूप में हमेशा हमारे साथ रहे हैं। सर आपकी सक्रियता से हम सभी को अपने अपने क्षेत्र में प्रगति करने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। सर आपके लिए धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है, क्योंकि आप हमारे अभिभावक और प्रेरक भी हैं। कार्यक्रम संयोजक एवं हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार निराला सर, आपको भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिन्होंने बहुत ही कम समय में इस कार्यक्रम को मूर्त रूप प्रदान किया। हिंदी विभाग आपके कुशल निर्देशन में सफलतापूर्वक संचालित है। हमारे महाविद्यालय के कंप्यूटर विभाग के डॉक्टर विनीत सर का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने बेहद तत्परता के साथ हम सबको एक मंच पर जोड़े रखा। और अंत में मैं आप सभी साथी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी, जिन्होंने बहुत ही धैर्य का परिचय देते हुए कार्यक्रम में शिरकत की। आप सभी के सहयोग से कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, उसके लिए आप सभी का अग्रवाल महाविद्यालय बहुत बहुत शुक्रगुजार है। धन्यवाद। प्राचार्य महोदय से अनुरोध। प्राचार्य महोदय। सर आप म्यूट हैं सर। मैं म्यूट हूँ। चलिए, थैंक यू विनीत फॉर रिमाइंडिंग मी। तो कार्यक्रम को अब अंत की तरफ ले जाते हैं। औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन हो ही चुका है, तो मैं चाहूंगा कि हम सब लोग 3 बार कल्याण मंत्र का उच्चारण करेंगे सामूहिक रूप से, और उसके बाद कार्यक्रम स्वयं ही कार्यक्रम का अंत हो जाएगा। तो हम शुरू करेंगे इसको। सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला जो मंत्र है, तो सामूहिक रूप से हम सब प्रारंभ करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम धन्यवाद के लिए। डॉक्टर साहब, आपने बहुत कम समय में ये बहुत सफलतापूर्वक कार्यक्रम आयोजित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई साहब, आप सम्मिलित हुए और आपका सहयोग रहा। संयुक्त एक ये हमारी एक्टिविटी रही। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रिया, सभी का शुक्रिया।